जय हिंद, नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं प्रदीप आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं द 10 मिनट शो स्टैटिक जीके वाले इस शो में। ये सुबह रोज 6 बजे आपको लाइव मिलता है। मैं आपको इस शो के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करता हूं। 10 मिनट में 20 क्वेश्चन और स्टैटिक जीके का बहुत अच्छा पार्ट आपको मिल पाए। तो आप सभी का स्वागत है वाईफाई स्टडी लाइव स्टेट एग्जाम के इस चैनल पर। आप सभी लोगों को रोजाना इस क्लास को देखना है। रोजाना 6 बजे आपको ये क्लास मिलेगी। बहुत अच्छे से हम लोग बहुत अच्छे तरीके से इन क्वेश्चंस को करेंगे। तो चलिए आप सभी लोग जल्दी से लाइव आ जाइएगा और हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करते हैं बिना कोई बात किए हुए डायरेक्ट। देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन अब एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं। आप 2018 2019 मत सोचिए, अब जो है समय बदल चुका है और अब अलग अलग प्रकार के क्वेश्चंस बन रहे हैं। पेपर का पैटर्न बदल चुका है, अलग अलग तरीके की क्वेश्चंस आ रहे हैं। सबसे ज्यादा जो पूछा जा रहा है वो स्टैटिक जीके से पूछा जा रहा है। सबसे पहला काम ये करा करिए, जब आप क्लास देखते हो तो क्लास को लाइक कर दिया करें और क्लास को लाइक करने के साथ शेयर कर दिया करें। और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सुबह का 10 मिनट का समय निकालकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और आप लोग इस वीडियो को 1.5x की स्पीड में भी देख सकते हैं, ताकि क्या होगा कि अगर आपको जल्दी से देखना है तो जल्दी फटाफट रिवीजन आप 5-6 मिनट में ही कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। लिखा है सुधा चंद्रन एक प्रसिद्ध अभिनेत्री और एक निपुण नर्तकी हैं। आपको अब ये बताना है कि यह निम्नलिखित में से कौन से नृत्य से संबंध रखती हैं। कथकली, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम, शास्त्रीय। आप सभी लोग जानते हो ये क्या है, ये शास्त्रीय नृत्य हैं। ये कौन से नृत्य हैं? ये शास्त्रीय नृत्य हैं। आप इनके बारे में समझिएगा। कथकली आप सभी लोग जानते हो कि ये केरल का शास्त्रीय नृत्य है। कथकली कहाँ का है? केरल का शास्त्रीय नृत्य है। कुचिपुड़ी जो है ये आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। और अगर हम लोग भरतनाट्यम की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट, भरतनाट्यम हो जाएगा आपका बेटा तमिलनाडु का, तमिलनाडु का हो जाएगा। इसके अलावा अगर शास्त्रीय की बात करें तो यह असम का शास्त्रीय नृत्य हो जाएगा। ठीक है, कहां का? असम का शास्त्रीय नृत्य हो जाएगा। टोटल शास्त्रीय नृत्य की बात करें तो टोटल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। और इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा भरतनाट्यम। जो सुधा चंद्रन है यह भरतनाट्यम से संबंधित है। यह एक अभिनेत्री भी है और एक निपुण भरतनाट्यम नृत्यकी भी है। भरतनाट्यम, यह एक भरतनाट्यम नृत्यकी भी है। ठीक है, यह चीज आपको समझ में आ गई। आगे यहां पर अगर आप ध्यान से देखो तो आपको वही सेम चीज दिख जाएगी। यहां पर भरतनाट्यम तमिलनाडु मैंने आपको लिखवा दी, 4 लिखवा दिए हैं। 8 शास्त्रीय नृत्य होते हैं। कितने शास्त्रीय नृत्य होते हैं? तो शास्त्रीय नृत्य जो होते हैं टोटल 8 होते हैं। यहां से संबंधित आपके क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। स्टैटिक जीके का ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। भरतनाट्यम तमिलनाडु, कथकली केरल, मोहिनीअट्टम केरल, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, ओडिसी ओडिशा, मणिपुरी मणिपुर, कथक उत्तर प्रदेश, शास्त्रीय असम। आप सभी लोगों को बता दूं टोटल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। ये क्लास रोज सुबह 6 बजे चलती है, आपको दिखी गई है। ठीक है, इसमें आपको याद रखना है, एक तो आपका कौन सा हो गया, एक तो आपका मोहिनीअट्टम हो गया और कथकली, ये दोनों केरल के ही हैं तो ऐसा याद हो जाएंगे। भरतनाट्यम तमिलनाडु भी याद हो जाएगा, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, ओडिसी से ओडिशा, मणिपुरी से मणिपुर याद हो जाएगा, कथक उत्तर प्रदेश और शास्त्रीय असम का हो जाएगा। तो 8 शास्त्रीय नृत्य हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने इंडक्शन मोटर का आविष्कार किया था? फ्रैंक शुमान, निकोला टेस्ला, जॉन एल बेयर या थॉमस शेवरी। निम्नलिखित में से किसने इंडक्शन मोटर का आविष्कार किया था? किसकी बात हो रही है? इंडक्शन मोटर की। सभी लोग आंसर दें। तो इंडक्शन मोटर का आविष्कार निकोला टेस्ला ने किया था। इस प्रश्न का आंसर जो है बी हो जाता है। क्या हो जाता है? बी इस प्रश्न का आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में पेड़ों की निम्न में से कौन सी प्रजाति सबसे अधिक प्रतिशत में पाई जाती है? सबसे अधिक प्रतिशत में पाई जाती है। मैंगीफेरा इंडिका, आबादी वाला एसपीपी या फिर डॉलबर्गिया SLSSO या फिर अजरदिराक्षा इंडिका। कौन सी प्रजाति सबसे पाई जाती है? पेड़ों की एक प्रजाति है जिसका नाम है मैंगीफेरा इंडिका। यह प्रजाति जो है उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा पाई जाती है। यह प्रजाति जो है उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा पाई जाती है। इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन,
इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की वर्तमान स्वीकृति शक्ति क्या है? 2022 के अनुसार, 2022 के अनुसार अगर हम लोग उच्च न्यायालय की बात करें यानी हाईकोर्ट की बात करें तो कितने हैं? टोटल 25 हाईकोर्ट है। और हाईकोर्ट में अनुच्छेद 214 क्या कहता है? कौन सा अनुच्छेद 214, अनुच्छेद 214 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 214 कहता है कि भारत में प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा, प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा, एक उच्च न्यायालय होगा। भारत में प्रत्येक राज्य में क्या होगा? एक उच्च न्यायालय होगा। भारत में प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा। लेकिन अनुच्छेद 231 क्या कहता है? जो कि दोनों अनुच्छेद इसी से संबंधित हैं। अनुच्छेद 231 कहता है, अनुच्छेद 231 यह कहता है कि एक उच्च न्यायालय दो या दो से अधिक एक उच्च न्यायालय दो या दो से अधिक राज्यों या केंद्र शासित प्रदेश के लिए हो सकता है, केंद्र शासित प्रदेश के लिए हो सकता है। तो आप लोगों के लिए अनुच्छेद 214, अनुच्छेद 231 क्या हो गए? बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण हो गए। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की वर्तमान स्वीकृति 160। आंसर डी विल बी द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? आंसर डी इस प्रश्न का एकदम सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंसर डी। आगे देखें, अगला क्वेश्चन आप सभी के लोगों के सामने, इसके बारे में कुछ चीजें यहां पर दी गई हैं, इसके बारे में देखते हैं। इलाहाबाद की स्थापना कब हुई थी? तो इलाहाबाद की स्थापना 1834 में हुई थी। सीखी, यह मूल रूप से 17 मार्च 1866 को 17 मार्च 1866 को आगरा में उत्तर पश्चिमी प्रांतों के लिए न्यायिक उच्च न्यायालय के रूप में स्थापित किया गया था। 1869 में उत्तर पश्चिमी प्रांतों के लिए उच्च न्यायालय को आगरा से इलाहाबाद स्थानांतरित कर दिया गया था। तो ये दो पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। एक तो पॉइंट क्या कि 17 मार्च 1866 को यह मूल रूप से पहले आपका जो उच्च न्यायालय है वो इलाहाबाद में नहीं था, आगरा में था। मूल रूप से 17 मार्च 1866 को आगरा में उत्तर पश्चिम प्रांतों के लिए न्यायिक उच्च न्यायालय के रूप में स्थापित किया गया था। उसके बाद 1869 में उत्तर पश्चिम प्रांतों के लिए उच्च न्यायालय को आगरा से इलाहाबाद स्थानांतरित कर दिया गया। कहां पर? इलाहाबाद स्थानांतरित कर दिया गया। अब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बनता है यहां पर, आप ये देख लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बन रहा है कि सर वॉल्टर मॉर्गन को, क्या क्वेश्चन है? सर वॉल्टर मॉर्गन को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश के रूप में चुना गया। अब इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आप बड़े कंफ्यूज हो जाएंगे। आपको तो यही नहीं याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट का पहला मुख्य न्यायाधीश कौन था, हाई कोर्ट का पहला मुख्य न्यायाधीश कौन था। तो आप सभी लोगों का जो होमवर्क है वो ऑफलाइन कमेंट में बताना है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। जो बच्चा इन दोनों कमेंट को बताएगा मैं कल उसका नाम लूंगा और बताऊंगा कि ये बच्चा वाकई में मेहनती है और सच में सिलेक्शन पाना चाहता है। यहां पर इसका क्वेश्चन अगर पूछ देगा कि सर वॉल्टर मॉर्गन इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश थे, तो आप तो कतई भूल जाओगे, कतई दिमाग काम नहीं करेगा, क्योंकि इतना तो कभी आपको लगेगा नहीं कि पढ़ना है। और इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, कह देगा कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय का पहला मुख्य न्यायाधीश बताओ, गड़बड़ा जाओगे। तो सर वॉल्टर मॉर्गन को, इसकी स्थापना 1861 के भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम के तहत की गई थी। 1866 में स्थापित हुआ था। और याद रखिएगा एक नियम आया था भारतीय उच्च न्यायालय 1861, इसके तहत इलाहाबाद उच्च न्यायालय की इसकी स्थापना की गई थी। आगे देखो विधि, अब आपसे क्या क्वेश्चन कह रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। विधु भूषण, मैं यहां पर इधर लिख देता हूं, विधु भूषण जो हो जाते हैं ये इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आजादी के बाद पहले मुख्य न्यायाधीश हो जाते हैं। विधि भूषण मलिक आजादी के बाद इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश हो जाते हैं। विधु भूषण मलिक आजादी के बाद पहले क्या हो जाते हैं भैया, मुख्य न्यायाधीश हो जाते हैं। और सर वॉल्टर मॉर्गन ये पहले मुख्य न्यायाधीश हो जाते हैं। ये वाली स्लाइड आप लोगों के लिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। पीटी ऊषा ने भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष के रूप में किसका स्थान लिया था? तो इन्होंने आदिले
सुमारीवाला को यहां पर मतलब इनकी जगह पर पीटी ऊषा को बनाया गया था। पीटी ऊषा को ओलंपिक संघ के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। इनके बाद में पीटी ऊषा को पायोली एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने 1985 में जकार्ता में हुए एशियाई खेलों में 5 स्वर्ण पदक जीते थे। 1985 में पीटी ऊषा ने जकार्ता में हुए ओलंपिक खेलों में 5 स्वर्ण पदक जीते थे और 1983 में उन्हें अर्जुन पुरस्कार और 1985 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। 1983 में अर्जुन पुरस्कार और 1985 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पे है कि अप्रैल 2023 में वैश्विक शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदर्शनी गेटएक्स में स्टडी इन इंडिया पवेलियन का उद्घाटन भारत के महावाणिज्य दूतावास द्वारा निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया। यह करंट अफेयर का क्वेश्चन है और मैं करंट अफेयर के भी क्वेश्चन आपके ऐड करूंगा। तो इसका आंसर हो जाएगा दुबई। आंसर सी विल बी द राइट आंसर। क्या हो जाएगा इसका आंसर? दुबई हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है। दुबई में भारत के महावाणिज्य डॉक्टर अमन पुरी ने इसका उद्घाटन किया। अगला, भारत ने किस देश के साथ उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में द्विवार्षिक प्रशिक्षण अभ्यास डस्टलिक 21 फरवरी 2023 के चौथे संस्करण का आयोजन किया? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको लिख लो, छपेगा ये क्वेश्चन पेपर में, कंफर्म है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर क्या होगा बताने का प्रयास करें। क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में द्विवार्षिक प्रशिक्षण अभ्यास डस्टलिक 21 2023 यानी 2023 के चौथे संस्करण को? उज्बेकिस्तान, इंडोनेशिया, जापान या इजराइल? तो इसका आंसर हो जाएगा भैया उज्बेकिस्तान। ए विल बी द राइट आंसर। ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है। अब देखिएगा कुछ इंपॉर्टेंट आपके सामने क्या है, इंपॉर्टेंट भारत के कुछ सैन्य अभ्यास है जिनको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। अमेरिका और भारत के साथ में युद्ध अभ्यास कौन सा? वज्र प्रहार युद्ध अभ्यास और वज्र प्रहार होता है। बांग्लादेश के साथ में संप्रीति होता है, युद्ध अभ्यास है ना। फ्रांस और भारत के साथ शक्ति अभ्यास और गरुड़ वरुड़। इंडोनेशिया के साथ में गरुड़ शक्ति। थाईलैंड के साथ में मैत्री अभ्यास। मंगोलिया के साथ में मोमोडिक एलिफेंट और जापान के साथ में धर्म गार्डियन, वीर गार्डियन। ये इस प्रकार के सैन्य अभ्यास होते हैं। 1 2 3 4 कुछ चला नहीं जाएगा इनको याद करने में, पर यह क्या है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। यह बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आगे देखो, इनको याद कर लेना। आगे भी चीन के साथ में हैंड इन हैंड होता है। ओमान के साथ में अल नजाह, नसीम अल बहर और ईस्टर्न ब्रिज, ये 3 होते हैं। कजाकिस्तान के साथ में जो है कजिंड होता है। नेपाल के साथ में सूर्य किरण। ओमान के साथ में ईस्टर्न ब्रिज, ओमान के साथ में ईस्टर्न ब्रिज यहां पर भी लिखा था, देखो दोबारा आ गया, कोई बात नहीं। अमेरिका और जापान के साथ में आपका मालाबार। अमेरिका, जापान और भारत तीनों के साथ में होता है। सिंगापुर के साथ में सिम्बैक्स और उज्बेकिस्तान के और भारत के साथ डस्टलिक। जो ये क्वेश्चन आपका था, यही तो क्वेश्चन था ना, डस्टलिक। डस्टलिक किसके साथ हो जाएगा? उज्बेकिस्तान और भारत के साथ में, यही क्वेश्चन था। इसी तरीके से आपको सारी चीजें याद हो जाएंगी। आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। इसी प्रकार से आपको 10 मिनट में बहुत कुछ ज्ञान मिलेगा। सुबह सुबह एकदम उठोगे और बिस्तर से आंखें खोलो और इस वाले वीडियो को जरूर देख डालो। 10 मिनट में स्पीड बढ़ा करके इस वाले वीडियो को जरूर देख डालो, कतई देख डालो और इस वाले वीडियो के कंटेंट को कॉपी में नोट करते रहो। मैं इसके वीडियो की जल्दी ही आपको पीडीएफ भी अवेलेबल कराऊंगा। आप देखोगे कमाल के आपके पेपर में एकदम बढ़िया से क्वेश्चन फंसेंगे। इन सब का स्क्रीनशॉट लेके याद कर लेना अच्छे से, सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, नमस्कार।